ऊपर से दबाव के कारण से मजबूरी में वो अभी असेंबली बुलाने के लिए निर्देश नहीं दे रहे। अगर बौखलाहट है तो उच्च न्यायालय के आज के को निर्णय के कारण से, जिनके कारण उन्हें लगता है कि अगर कुछ विलंब हो गया तो उनके ताश के पत्तों की तरह उन्होंने जो जोड़ तोड़ किया बिखर जाएगी। हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं, उसके बावजूद भी परेशान वो हो रहे हैं। लेकिन जिस बहुमत का दावा करते हैं उसमें रोज कोई न कोई जुगाड़ होता है या कमी या ज्यादा होती रहती है। कभी दो निकल के भागते हैं, कभी दो जुड़ जाते हैं। लगता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। जिस ढंग की भाषा प्रयोग आप कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप अंदर से कुछ हिल गए हो, बौखला गए हो। जयपुर राजभवन में सीएम गहलोत और उनके समर्थक विधायकों का विरोध प्रदर्शन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है और दावा किया है कि उनके पास पूरा बहुमत है। दरअसल सीएम गहलोत राज्यपाल से जल्द विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे थे, ये कहते हुए कि राज्य सरकार के फैसले के बावजूद क्यों विधानसभा सत्र को नहीं बुलाया जा रहा। खबर है कि राज्यपाल ने इन्हें आश्वासन दिया है कि वो किसी दबाव में इस मामले में काम नहीं करेंगे, जिसके बाद ये लोग वापस लौट गए हैं। इससे पहले राजभवन में खूब ड्रामा हुआ। गहलोत समर्थक विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश का आरोप भी लगाया। तो वहीं राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट गुट को राहत दिए जाने के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। साथ ही खबर है कि अगर राज्यपाल ने सुनवाई नहीं की तो कांग्रेस दिल्ली जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी इस मामले में गुहार लगाएगी। नारेबाजी कर रहे ये विधायक कांग्रेस के हैं और ये जगह है राजस्थान का राजभवन। पायलट खेमे को राहत देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार दोपहर सीएम गहलोत अपने विधायकों संग होटल से निकलकर राजभवन आ धमके। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात की। इससे पहले सीएम गहलोत ने राज्यपाल से सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की अपील की थी। साथ ही बोले थे कि ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान की जनता गवर्नर हाउस का घेराव करेगी। वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट से सचिन पायलट को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर फिलहाल स्टे बरकरार रखा है, जिसका मतलब है कि अब विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे और कोर्ट के अगले आदेश तक पायलट गुट की सदस्यता को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्ष बनाने की सचिन पायलट गुट की मांग भी स्वीकार कर ली है। इसके अलावा आगे की सुनवाई पर हाईकोर्ट अब सवाल तय करेगा। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी दोनों गुटों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनाए जाने वाले फैसले के लिए सोमवार का इंतजार है। उधर राजस्थान हाईकोर्ट फैसला आने पर सचिन पायलट गुट का पहला रिएक्शन सामने आया है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट कर फैसले की तारीफ की है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने कहा है कि राजस्थान में परिस्थितियां बदलती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री भी बन जाएं। साथ ही पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को अपनी अंदरूनी कलह पर ध्यान देना चाहिए, न कि बीजेपी पर सवाल उठाने चाहिए। कि इस घटना से कांग्रेस के नई पीढ़ी के लोगों में एक तरीके की हलचल हुई है। अब आगे क्या होगा ये कांग्रेस के आलाकमान को तय करना, लेकिन जहां तक प्रदेश का प्रश्न है, बहुमत होता तो वो कब के इस तरीके की परेड करा चुके होते, इतने दिन नहीं लगते। अपनी गलती को छुपाने के लिए बीजेपी को आरोपित करना ये पुरानी आदत है और मैं सलाह दूंगा कि बदल देनी चाहिए। अपने घर को ठीक रखते, अपनी सरकार ठीक चलाते, पार्टी में एकजुटता होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट अगर दोबारा कांग्रेस पर विश्वास दिखाते हैं तो पार्टी में फिर से उनका स्वागत किया जाएगा। गहलोत ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सचिन पायलट की वापसी के सवाल पर ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को लेकर भविष्य में क्या कुछ होगा ये कांग्रेस का हाईकमान ही तय करेगा। अशोक गहलोत ने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये संकट राज्य सरकार के कामकाज को लेकर नहीं आया है, बल्कि सचिन पायलट और कुछ विधायकों की अति महत्वाकांक्षा से पैदा हुआ है। गहलोत ने बताया कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, कार्यकाल पूरा करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। भारत में कोरोना वायरस के मामले अब खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 49,310 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 740 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 12,87,945 हो चुके हैं। इसके साथ ही इस महामारी से मौत का आंकड़ा 30,601 पर पहुंच चुका है। वहीं 8,17,209 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब 4,40,135 एक्टिव केस हैं। इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 65.24% हो गया है। इससे पहले गुरुवार को 45,720 कोरोना के नए केस सामने आए थे और 1,129 की मौत हुई थी। बता दें कि पिछले कई दिनों से देश में 35,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संकट के बीच राहत की बड़ी खबर आई है। कोरोना वायरस के इलाज में कारगर दवा फेविपिराविर लॉन्च के लिए तैयार है और सिप्ला ने भारत के औषधि महानियंत्रक से इसे बाजार में उतारने की अनुमति मांगी है। फेविपिराविर की खास बात यह है कि यह बेहद सस्ती और कोरोना से लड़ने में काफी प्रभावी दवा है। एक्सपर्ट्स की माने तो फेविपिराविर के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हल्के और मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों पर इसके परिणाम अच्छे रहे हैं। ये दवा जापान की फूजी फार्मा की मदद से तैयार हुई है। परिणाम अच्छे रहने के चलते ही CSIR ने सिप्ला को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रसायनों का उपयोग कर दवा बनाने की सस्ती प्रक्रिया का काम सौंपा है। CSIR IICR के निदेशक एस चंद्रशेखर ने इस टेक्निक को बहुत सस्ती और प्रभावी बताया है। कोरोना वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर कोरोना का पीक आएगा। उनके मुताबिक दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में कोरोना का पीक आ चुका है और अब यहां नए केस का ग्राफ नीचे आ रहा है। हालांकि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये भी कहा कि इसके बावजूद हमें अभी सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही एम्स के डायरेक्टर ने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं बल्कि घर घर जाकर सर्वे करना भी जरूरी है, जिससे कि उस खास इलाके में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। संक्रमित लोगों की पहचान करना, फिर उन्हें आइसोलेट करना बेहद जरूरी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा हुआ है। कोरोना संकट के दौर में कैसे चुनाव हो और क्या क्या सावधानियां बरती जाएं, इसको लेकर मंथन जारी है। आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर दिशा निर्देशों का एक प्रारूप तैयार किया है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को भेजकर उस पर सुझाव और सलाह मांगी गई है। दरअसल इस वक्त बिहार सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि बाढ़ से भी बेहाल है। आयोग ने जो प्रारूप तैयार किए हैं उसके कुछ पॉइंट्स बताते हैं। चुनाव में बड़े समारोहों के प्रचार या बैठक के दौरान सभी लोगों को मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों पर निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ एकत्र होने पर रोक होगी। धार्मिक स्थानों सहित बड़े सार्वजनिक समारोहों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। चुनावी जनसभा और बैठकों के दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान केंद्रों पर सभी अधिकारी, पोलिंग एजेंट और कर्मचारी पीपीई किट पहने रहेंगे। ईवीएम मशीन पर बटन दबाने के लिए टूथपिक या दस्ताने का प्रयोग करना होगा।
अगर आप कोरोना वायरस को खुद से दूर रखना चाहते हैं तो जनाब अपने डाइट में दूध, दही, मछली, मशरूम, दलिया जैसे खाने की चीजों को अधिक से अधिक शामिल कीजिए और अपने शरीर की विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाइए। जी हाँ, एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार की नीतियों के साथ साथ विटामिन डी का भी बेहद अहम रोल है। आयरिश मेडिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन देश के लोगों के शरीर में विटामिन डी का लेवल अधिक है, वहां इसके संक्रमण के मामले कम हैं और इससे मौतें भी कम हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन ऐसे देश हैं जहां पर विटामिन डी लोगों का रक्षा कवच बना। इस विटामिन की वजह से यहां कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ और लोग कम बीमार पड़े। तो वहीं स्पेन, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, भारत और चीन के लोगों में भी विटामिन डी की भारी कमी पाई जाती है, जिसके चलते यहाँ न सिर्फ लाखों की संख्या में केस सामने आ रहे हैं बल्कि काफी मौतें भी हो रही हैं। चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र के 2019 चुनाव को लेकर बेहद गंभीर और सनसनीखेज सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की देखरेख का जिम्मा बीजेपी नेता और आईटी सेल के सदस्य को दिया था। पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने ट्वीट्स के जरिए बताया कि जब वो महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की सीईसी इंडिया को भेजी रिपोर्ट देख रहे थे तो उसमें उन्हें 202 प्रेसमैन हाउस, विलेपार्ले, मुंबई का पता दिखा। इस पते पर बीजेपी युवा मोर्चा की आईटी सेल और सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक देवांग दवे की सोशल सेंट्रल नाम की एजेंसी चलती है। उन्होंने सोशल सेंट्रल की वेबसाइट भी दिखाई जिसमें क्लाइंट्स के नाम में महाराष्ट्र चुनाव आयोग और महाराष्ट्र शासन भी शामिल है। अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग का काम चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया खातों पर नजर बनाए रखने का है। ऐसे में एक राजनीतिक दल के नेता और आईटी टीम के सदस्य को कैसे आयोग ये अहम काम दे सकता है। वहीं चुनाव आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी से इस पर रिपोर्ट तलब की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की है। गोखले ने दाखिल पीआईएल में राम मंदिर भूमि पूजन को कोविड-19 के अनलॉक 2 गाइडलाइन का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा गया कि भूमि पूजन में लगभग 300 लोग एकत्र होंगे, इससे कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। वहीं इस लेटर पिटीशन में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही केंद्र सरकार को भी विपक्षी के तौर पर पक्षकार बनाया गया है। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर का भूमि पूजन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। each family there are 23, 24, 25, 27 members. How all they are will survive with their families? How? मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सब्जी बेचने वाली महिला का वीडियो सुर्खियों में है। दरअसल इंदौर में ठेला लगाने वालों पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम पर एक सब्जी बेचने वाली महिला बरस पड़ी और फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर उनको चुप करा दिया। इस महिला का नाम रईसा अंसारी है और वे मालवा मिल के पास सब्जी का ठेला लगाती हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि नगर निगम अधिकारी सब्जी विक्रेताओं को परेशान कर रहे हैं। आप भी सुनिए महिला की फर्राटेदार अंग्रेजी, जिससे अधिकारी भी झन्ना गए। My education is PhD in material science. Who will give the job? No, you are a PhD scholar. No. There is first question is that Corona is spreading from the Muslims. कोरोना जो है वो मुसलमान से जनरेट हुआ है, तो who is ready to give me job?